दोस्तों रात का वक्त होता है। एक लड़के को अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। जैसी उसको आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं तो शुरू में वह नींद से जगा। जैसे ही वह कुछ समझने और कुछ बोलने की कोशिश करता, उस लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। दोस्तों यह मर्डर का जो है पहला शुरुआत होता है और धीरे धीरे कर कर 4 हत्याएं कर दिया जाता है। जो चौथी कत्ल किया जाता है, उस चौथी कत्ल में कातिल का पता चल जाता है और उस कातिल के साथ इतनी बेरहमी से हरकत किया जाता है कि पुलिस की बातों को वे लोग बुनियादी मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो पुलिस होती है वह दावे के साथ बता रही होती है कि जो यह घटना हुआ है, यह घटना का सही क्रम है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद शायद आपके जो होश हैं वो उड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, मैं जिस घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, यह दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का ये लगता है भिंड। दोस्तों भिंड जिले में कोतवाली में एक इलाका लगता है, उस इलाके का नाम होता है बीरेंद्रपुरम। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 14 मई 2016 की, सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास। दोस्तों उस लड़के का नाम होता है नीलेश शर्मा उर्फ बेटू। दोस्तों जो नीलेश होता है वो अपनी मौसी के घर जाना चाहता था। और दोस्तों जो नीलेश होता है उसकी मौसी के घर उसके घर से 3-4 घर के दूर पर होता है। और दोस्तों वो मौसी से अपने मिलना चाहता था। उसकी मौसी के प्रति जो है उसे मन में देखने की लालसा होती है, तो वह अपने घर से जो है निकल कर मौसी को देखने के लिए जाता है। दोस्तों जैसे ही 3-4 घर के बाद अपनी मौसी के घर पहुंचता है, तो देखता है गेट पर जो होता है वह दरवाज़ा लगा होता है। और दोस्तों जब गेट पर दरवाज़ा लगा होता है तो अपनी मौसी को वह आवाज़ें देता है। कुछ मौसी मौसी, तो घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि जब वह लड़का गया था कि गेट पर ताला लगा होता है। अक्सर जब लड़का वह जाता था अपनी मौसी से मिलने के लिए, तो उसके गेट पर जो है ताला नहीं लगा होता है। अब दोस्तों वह लड़का हैरान था, काफ़ी परेशान था कि घर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है और गेट के बाहर ताला लगा हुआ है। दोस्तों इसके बाद गेट पर ताला लगा होने के बावजूद भी जो लड़का होता है वह छत पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह छत पर चढ़ता है, छत पर चढ़ने के बाद जैसे ही वह उस छत के ऊपर से नीचे की तरफ झाँकता है, तो देखने के बाद वह काफ़ी दंग रह जाता है। दोस्तों घर के अंदर जो है जब वह लड़का देखा था तो घर में कम से कम 5 लाशें पड़ी हुई थीं। और घर के अंदर दर-दर घर के अंदर इधर-उधर जो ब्लड के निशान थे, काफ़ी टुकड़े हुए थे, काफ़ी चाकू फेंका हुआ था, कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वह लड़का इतना देखने के बाद डर जाता है, सहम जाता है, वह तुरंत छत से उतर कर, कूद कर, भागते हुए अपने घर पहुँचता है। और जैसे ही अपने घर की तरफ भागते हुए घर पहुँचता है, तो अपने दादा से बताता है कि दादाजी मौसी के साथ कुछ गलत हो गया है। वहाँ पर भैया, दीदी के साथ भी कुछ गलत हो गया है। जैसे ही इतनी बात दादा सुनते हैं और सुनने के बाद काफ़ी लोग वहाँ पर ये सुनते हैं और ये जो खबर होती है काफ़ी दूर के साथ वह फैल जाती है। और जैसी ये खबर घर-घर पहुँचती है तो जो काफ़ी संख्या में जो लोग होते हैं उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद जब देखते हैं, वो भी देखते हैं, तो देखने के बाद वहाँ पर जो काफ़ी लोग मौजूद होते हैं इस घटना से काफ़ी दंग रह जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं नवनीत भसीन, और दोस्तों इसके बाद वहाँ के जो एसएचओ होते हैं आशीष आशीष भसीन, वह भी इस जब उनको उन दोनों को सूचना दिया जाता है, तो वह अपनी भारी पुलिस बल के साथ वहाँ पर उस घटना पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों भारी पुलिस बल पहुँचने का कारण ये था कि उस घर में 5-5 कत्ल हुए थे और पाँचों की जो लाशें थी वह घर में पड़ी हुई थी। और देखने के बाद इतना बेकाबू वहाँ पर भीड़ हो गया था कि उन्हें भारी फ़ोर्स के साथ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों जब एसएचओ और एसएसपी दोनों वहाँ पर जब वो आते हैं, आने के बाद जब वो देखते हैं, तो उस घर में एक विधवा महिला रहती थी। दोस्तों जो विधवा महिला होती है उस महिला का नाम था रीना शुक्ला, जिसकी जो उम्र होती है वह 32 साल के आस-पास होती है। और दोस्तों जो रीना शुक्ला होती हैं उनकी एक 10 साल की बेटी होती है। 10 साल की बेटी के अलावा इनके घर में 2 भतीजी होती हैं और 1 भतीजा होता है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि घर के अंदर 5-5 लाशें मिलने के बाद लोग जो है हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो गेट बंद कर कर 5 लाशें जो है देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वह सोचती है कि घर के अंदर जो सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कोई सामान इधर फेंका हुआ है, कोई सामान उधर फेंका हुआ है, कोई तरह-तरह के सामानें फेंकी हुई हैं। पुलिस वाले ने सोचने लगा कि हो सकता है कुछ जो है
डकैत आए हुए हों, लूटपाट के अंजाम से इन पाँचों लोगों का कत्ल कर दिया हो। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब पुलिस ने जो है बारी-बारी से सभी की जाँच को जब खंगालना शुरू किया, तो देखा जो सामान था वो सभी के सभी पड़े हुए थे। सिर्फ़ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका गया था। कोई भी सामान, कोई भी लूट-डकैत की अंजाम घटना जो है उस पर कोई दिखाई नहीं दे रही होती है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वह हैरान हो जाती है, वह परेशान हो जाती है, वह डर जाती है कि आखिरकार घर में कई सामान पड़े हुए हैं, ज़ेवरात, गहने कोई भी सामान पड़े हुए हैं, आखिरकार जब चोर आएगा तो वह कुछ न सामान को लेकर अपने साथ जाएगा। सामान भी लेकर नहीं गया है और यहाँ पर ब्लड के निशान हैं, 5-5 लाशें मिली हैं और आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों इसके बाद जो एसएसपी होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, तुरंत एक नई टीम को गठित कर देते हैं और 24 घंटे के अंतराल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जहाँ से गिरफ्तार हुआ था, उस स्थान का नाम होता है गोविंदपुर। गोविंदपुर से जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं, व्यक्ति को गिरफ्तार करके आते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर। जब अंकुर को वो लोग गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद वह अपने हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में ले लेने के बाद वह जो है अपने थाने लेकर आते हैं और थाने लाने के बाद लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार इस व्यक्ति को इतनी दूर से क्यों गिरफ्तार करके लेकर आए हैं? आखिरकार ऐसा क्या मामला हो सकता है? दोस्तों इसके बाद जब दूसरे दिन पुलिस का बयान आता है, उसके बाद जब वो जिसके बाद दूसरे दिन पुलिस का बयान आता है, पुलिस के बयान आने के बाद जब उसमें कुछ अखबारें छपती हैं, तो कुछ कहानियाँ जो थी इस प्रकार से होती हैं। दोस्तों जो पुलिस का बयान था उस अखबार में ये छपा हुआ था कि जो रीना होती है, जिसकी उम्र जो है 32 साल के आस-पास बताई गई थी, वह एक विधवा होती है। दोस्तों विधवा इसलिए होती है क्योंकि उसके पति जो होते हैं 2004 में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 10 साल के आस-पास बताया गया होता है। दोस्तों जिस दिन ये घटना होता है, उस दिन उस कमरे में, घर में 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से 2 भतीजी, जिसमें से 1 भतीजा और 1 इनकी बेटी और एक जो महिला होती है, टोटल 4 लोग उस दिन उस कमरे में मौजूद होते हैं। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है, जो अंकुर को गिरफ्तार करके लाई थी, उसके बाद दबाव डालती है। दबाव डालने के बाद बड़ी कठोरता के साथ जब उससे पूछा जाता है, तो सभी घटनाओं को वह बारी-बारी से बताने का प्रयास करता है। दोस्तों वह बताता है कि जो रीना होती हैं, उसके घर में एक किराएदार रहता था। उस किराएदार का नाम था रोली भदौरिया। जो रोली भदौरिया था, वह जो है, जो मकान मालिक होती थी जो रीना शुक्ला होती थी, उनके घर पर उनके बच्चों को वह पढ़ाने आता था। और दोस्तों जो ट्यूशन रोली भदौरिया जो पढ़ाने आता था, उसकी उम्र जो होती है, वह 24 साल के आस-पास होती है। इधर दोस्तों अगर हम बात करें जो रीना शुक्ला होती हैं, उसकी उम्र जो होती है, वह 24 साल के आस-पास बताई जाती है। दोस्तों इसके बाद ये होता है कि जो रोली भदौरिया होता है, उनके बच्चों को वह शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है। अब दोस्तों ट्यूशन पढ़ाते जो रीना शुक्ला होती हैं, उनसे काफ़ी जो है थोड़ा-थोड़ा बातचीत यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और जब वह शाम को वह आता था, तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। बातचीत करते-करते ये दोनों, रोली भदौरिया और रीना शुक्ला जो होती हैं, इन दोनों एक दोस्त बन जाते हैं। और देखते-देखते इन दोनों की जो दोस्ती होती है, वह प्यार में बदल जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो इस विधवा महिला होती है रीना शुक्ला, और इसके बाद जो ट्यूशन टीचर होता है जिसका नाम रोली भदौरिया होता है, इन दोनों में बातचीत की इतना गहरी के साथ दोस्ती हो जाती है। इन्होंने 2 महीने के अंदर, रोली भदौरिया रीना ने, दोनों ने 300 बार जो है इन दोनों ने आपस में मोबाइल से कॉल किया था और बातचीत किया था। दोस्तों इसके बाद जो रोली भदौरिया होता था, वह जब शाम को ट्यूशन पढ़ाने आता था, तो जो विधवा महिला रीना होती थी, वह इशारा करती थी कि तुम रात में मुझसे मिलने चले आना। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो रोली भदौरिया था, वह कुछ नर्सिंग का ट्रेनिंग का वह कोर्स किया था और कुछ जो है जो दवाइयाँ होती थी, वह दवाइयाँ लेकर वह जो है विधवा महिला को देती थी। और जो विधवा महिला होती थी और जो दवाइयाँ वो देता था, वह नींद की गोली होती थी। और दोस्तों जो नींद की गोली होती थी, जो विधवा महिला होती थी, अपने 2 भतीजों और 2 भतीजी और 1 भतीजा और अपनी बेटी को वह खिला देता थी। और जैसे वो इस भतीजी और तीनों लोगों को खिला देती थी, तो वो तीनों जो है बेहोश हो जाते थे और सो जाते थे। और रोली भदौरिया और जो रीना शुक्ला होती थी, ये दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों ये सिलसिला जो होता है कई महीनों तक, कई घंटों तक यह चलता रहता है।
दोस्तों एक दिन ये होता है कि जो ट्यूशन टीचर होता है फिर वो दवाइयाँ लाकर उनको रीना शुक्ला को देती हैं। और दोस्तों हुआ ये कि जिस दिन दवाइयाँ बच्चों को खिलाया गया था, उस दिन जो दवाई होती है वह काम नहीं करती है। और दोस्तों जब रात में ट्यूशन टीचर और उसके बाद जो विधवा महिला होती है संबंध बना रहे होते हैं, तो उसमें से एक जो लड़का होता है वह जग जाता है। और दोस्तों जो लड़का जग जाता है उस लड़के का नाम था गोलू, जो कि विधवा महिला का वह भतीजा था। दोस्तों जब गोलू जग जाता है तो उसको कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उसको आवाज़ सुनाई देती है तो वह उस कमरे में जाता है और देखने के बाद अपनी बुआ को आपत्तिजनक स्थिति में पाता है। आपत्तिजनक स्थिति में पाने के बाद जो उसकी बुआ होती हैं वह डर जाती हैं और जो ट्यूशन टीचर था वो भी डर जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो विधवा महिला होती है रीना शुक्ला, वह रोली भदौरिया को इशारा करता है कि आप जो है इसकी हत्या कर दो, नहीं तो यह जो सारी पोल खोल देगा। इसके बाद दोस्तों घटना ये होता है, रोली रोली भदौरिया और रीना शुक्ला दोनों मिलकर उसके मुंह में जो है कुछ कपड़े जो ठूस देते हैं ताकि वह आवाज़ न करे। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी हत्या करने के बाद जो पहली भतीजी होती है वो भी जग जाती है। जग जाने के बाद वो भी उस कमरे में पहुंचती है, तो देखने के बाद उसके बाद फिर एक कत्ल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद एक अंबिका नाम की फिर भतीजी होती है, फिर उसकी भी मुंह में कपड़ा डालकर गला दबाकर फिर उसकी हत्या कर दिया जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर जो है अभी तक 3 कत्ल जो है कर दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद जो इसकी बेटी होती है रीना शुक्ला की, जो 10 वर्ष की बेटी होती है, उसका नाम छवि होता है। जब छवि भी जाग जाती है फिर वो अपने कमरे में पहुंचती है, जब अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, तो जो रोली भदौरिया होता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास बताई गई है, वो भी इसकी बेटी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो रीना होती है अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जो रोली भदौरिया होता था वह बता रहा था कि अगर इन तीनों लोगों को नहीं मारा जाएगा तो ये लोग जो है पुलिस को बयान दे देंगे और हम दोनों काफ़ी मशक्क़त के साथ फंस जाएंगे। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि बेरी बेरहमी के साथ रीना शुक्ला के सामने उनकी बेटी की हत्या कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो रीना होती हैं काफ़ी डर जाती हैं, काफ़ी सहम जाती हैं कि मेरी बेटी की जो है हमारे सामने ही हत्या हो गया। अब दोस्तों यहाँ जो रोली भदौरिया होता है वो भी डरा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी घबराया हुआ था। यह सोच रहा था कि अगर इस विधवा महिला को भी नहीं मार दिया गया तो ये भी हमें कहीं फंसा सकती है। इसलिए वह जो है चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद उस विधवा महिला को 3-4 जो है राउंड उसके सीने में काफ़ी हर जगह ब्लड चाकू से वार करता है और वार करने के बाद उस महिला को भी मौत के गले उतार देता है। दोस्तों इसी तरह कुल मिलाकर जो है 4 से 5 हत्याएं जो है किया जाता है। इसके बाद जो रोली भदौरिया होता है वह उसके घर में जो सामान होता है उस सामान को चारों तरफ फेंक देता है, चारों तरफ इधर कर देता है, कुछ सामान उधर कर देता है, कुछ प्रकार से इस कर देता है। और इस तरह से किया था कि ताकि लगे कि कोई यहाँ पर लूट के बहाने यहाँ पर कोई अंजाम देने आया था। अंजाम देने के बहाने हो सकता है इन तीनों ने जो है अपनी जान बचाने की, अपनी सामान बचाने की कोशिश की हो। इस कोशिश में इन चारों की हत्या कर दिया गया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, इसके बाद जब फोरेंसिक टीम आती है, फोरेंसिक टीम जब आती है तो वहाँ पर कुछ ग्लास पे उसे हाथ के निशान मिलते हैं, कुछ चाकू के हाथ के निशान मिलते हैं। फोरेंसिक टीम ने अपनी उस गिलास, उस चाकू और कुछ ब्लड के निशान को वह जो है अपने लैब में लेकर जाती है। 2 से 4 दिन 5 दिन बाद जब उस लैब टेस्ट होता है, तो लैब टेस्ट होने के बाद उसमें जो है रोली भदौरिया का नाम सामने आता है, जो वह गोविंदपुर से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों इसके बाद गोविंदपुर से जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जब नाम उसका उजागर हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, मुझे न्यायालय से जो है सही जो है न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस ने बताया कि जो ये घटना हुई है वाकई में ये सच्ची घटना है, काफ़ी ये घटी घटना है, मैं कोई अपने मन से कोई बयान नहीं बना रहा होता हूँ। दोस्तों इसके बाद जो ये केस होता है 36 महीने तक चलता रहता है। 36 महीने के बाद मध्य प्रदेश के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, भिंड जिले के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो जज होते हैं, उनका नाम होता है NL राठौर। NL राठौर को जब यह सारी घटनाएं जब वहाँ पर उनके वकीलों द्वारा इन सच्ची घटनाओं द्वारा बताया जाता है, तो जो जज होते हैं
वह कहते हैं कि ये जो है अवैध संबंध रखने के दौरान 4 इन्होंने कत्ल किया है, इसे तब तक फांसी पर लटकाओ कि जब तक ये अपना प्राण त्याग न दे। दोस्तों इसके बाद इसे फांसी पर लटकाया जाता है और उसे फांसी दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो यह अंकुर होता है, यह माफ़ी के लायक नहीं होता है। वाक़ई में ये बहुत गलत कांड किया था, इसलिए जो जज होते हैं इसे फांसी की सज़ा सुनाते हैं। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो अंकुर होता है, वाक़ई में यह माफ़ी के लायक नहीं होता है। इसे जज जो फांसी दिए थे, वाक़ई में इसके साथ सही न्याय किए थे। और दोस्तों इसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वह कहते हैं मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, मेरी बेटी को झूठी केस में फँसाया जा रहा है, मेरी बेटी के साथ अवैध संबंध था। तो जो पुलिस वाले बताते हैं जो घटना हुई है काफ़ी सही घटना है, काफ़ी सत्य घटना है। दोस्तों मध्य प्रदेश की कहानी सुनकर, एक विधवा की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।